नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में जो मेहमान बैठे हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय के खून में उबाल आ जाता है। आजादी के इतने सालों बाद 2026 के इस भारत में आपका स्वागत है शहीद आजम भगत सिंह। कैसा लग रहा है आपको अपना वो देश देखकर जिसके लिए आपने मात्र 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। इंकलाब जिंदाबाद प्रशांत। देश का यह नया रूप देखकर सुखद आश्चर्य होता है। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और तकनीक का यह जाल, यह सब उस भारत से बहुत अलग है जिसे हम 1930 के दशक में छोड़कर गए थे। लेकिन जब मैं इन चमकती इमारतों के नीचे चल रहे आम इंसान की आंखों में देखता हूं तो मुझे एक अजीब सी थकावट और बेबसी नजर आती है। इमारतें जरूर ऊंची हो गई हैं, लेकिन क्या इंसान का कद ऊंचा हुआ है? यही मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हम पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, क्या आपने और आपके साथियों ने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर इसी आजादी का सपना देखा था? प्रशांत, मैंने अपने लेखों में बार बार एक ही बात कही थी। गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों के आ जाने से आम जनता की जिंदगी में कोई इंकलाब नहीं आएगा। अगर लॉर्ड रीडिंग की जगह कोई भारतीय नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाए तो उससे एक किसान या एक मजदूर की जिंदगी कैसे बदल जाएगी? हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने तक सीमित नहीं थी। तो आपकी लड़ाई असल में किसके खिलाफ थी? आज के युवा को यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ देशभक्ति के नारों को ही क्रांति मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। हमारी लड़ाई हर उस सिस्टम के खिलाफ थी जो एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शोषण को जन्म देती है, चाहे वो शोषण आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो। प्रशांत, आज तुम राजनीतिक रूप से आजाद हो, तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब एक युवा दिन रात मेहनत करने और डिग्रियां लेने के बाद भी रोजगार के लिए दर दर भटकता है, जब एक गरीब इलाज के बिना दम तोड़ देता है, तो क्या तुम उसे आजाद कहोगे? असली आजादी तो तब मिलेगी जब समाज में आर्थिक समानता होगी और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। आज का युवा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पूरी दुनिया की जानकारी तो रखता है, लेकिन अपने खुद के अधिकारों और अपने शोषण को लेकर गहरी नींद में सोया हुआ है। आज ऐसा लगता है जैसे गुलामी की जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि इस अदृश्य सिस्टम और हमारी अपनी सोच की बनी है। बहुत खूब कहा तुमने। और याद रखना प्रशांत, मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक होती है। जब गुलाम को यह लगने लगे कि वो आजाद है, तो वो अपनी बेड़ियों को ही आभूषण समझकर चूमने लगता है। हमारे समय में दुश्मन सामने दिखता था ब्रिटिश साम्राज्य, लेकिन आज तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे समाज में बैठा है भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अज्ञानता और सवाल न पूछने की आदत के रूप में। भगत सिंह जी, आपने पिछले हिस्से में सिस्टम और मानसिक गुलामी की बहुत गहरी बात की। आज उसी सिस्टम ने युवाओं के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसने पूरी दुनिया बदल दी है, स्मार्टफोन और इंटरनेट। आज हर युवा के पास अपनी आवाज उठाने का एक मंच यानी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो इस मंच का कर क्या रहा है? प्रशांत, हथियार तो बहुत ताकतवर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस हथियार का निशाना किस तरफ है। हमारे दौर में एक पर्चा छापने या एक किताब पढ़ने के लिए हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। जेल की काल कोठरी में भी हम किताबें इसलिए पढ़ते थे ताकि हमारे विचार धारदार बन सकें। और आज दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में है, लेकिन आज का नौजवान ज्ञान नहीं, सिर्फ मनोरंजन खोज रहा है। बिल्कुल सच कहा आपने। आज का युवा दिन के 6 से 7 घंटे सिर्फ 15-15 सेकंड की रील्स या शॉर्ट वीडियो देखने में निकाल देता है। आज युवाओं का सबसे बड़ा सपना समाज बदलना या कोई आविष्कार करना नहीं, बल्कि रातों रात इंटरनेट पर वायरल होना रह गया है। जब किसी देश के नौजवानों का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ मशहूर होना रह जाए और काबिल होना नहीं, तो समझ लो कि शोषक व्यवस्था जीत रही है। यह सोशल मीडिया एक मायाजाल है प्रशांत। तुम्हें लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन असलियत में यह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारी सोचने समझने की ताकत, सब कुछ यह स्क्रीन निगल रही है। तो क्या हम यह मान लें कि आज का युवा पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है? क्योंकि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो हम इंटरनेट पर हैशटैग चलाते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं और हमें लगता है कि हमने क्रांति कर दी। लाइक और शेयर करने को अगर तुम इनकलाब समझते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है मेरे दोस्त।
असली बदलाव बंद कमरों में स्क्रीन घूरने से नहीं आता। बदलाव आता है जमीन पर उतरने से, लोगों का दर्द समझने से, और सबसे जरूरी किताबें पढ़ने से। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम इतिहास और समाज के असली मुद्दों को गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे विचार खोखले रहेंगे। और खोखले विचारों वाला इंसान कभी कोई व्यवस्था नहीं बदल सकता। यानी यह सिस्टम जानबूझकर हमें इन चीजों में उलझाए रखता है ताकि हम असली सवाल पूछना भूल जाएं। बिल्कुल, एक सत्ताधीश या भ्रष्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हथियारों से नहीं, बल्कि सोचने वाले दिमागों से। जब युवा बेरोजगारी पर सवाल पूछने के बजाय, शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर बात करने के बजाय सिर्फ इस बात पर लड़ता रहे कि इंटरनेट पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो समझो कि सत्ताधीश चैन की नींद सो रहा है। सोशल मीडिया ने तुम्हें एक आभासी दुनिया दे दी है ताकि तुम असली दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से नजरें चुरा सको। भगत सिंह जी, पिछले हिस्से में हमने बात की कि कैसे सोशल मीडिया हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है, लेकिन इसका एक और बहुत खतरनाक असर हुआ है। आज का युवा सवाल पूछना भूल गया है। व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड आता है उसे वो बिना सोचे समझे सच मान लेता है। किसी नेता, किसी धर्म या किसी इन्फ्लुएंसर की बातों को आंख बंद करके मान लेना, क्या इसी को हम अंधभक्ति नहीं कहते? प्रशांत, मैंने अपने एक लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि निर्मम आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो सबसे अहम लक्षण हैं। जो इंसान सवाल नहीं पूछ सकता, जिसके अंदर शंका पैदा नहीं होती, वो इंसान मानसिक रूप से मृत है। और मुर्दे कभी समाज नहीं बदला करते। लेकिन भगत सिंह जी, आज के समय में अगर कोई युवा सरकार से, सिस्टम से या पुरानी परंपराओं से सवाल पूछता है तो उसे तुरंत देशद्रोही या टैग दे दिया जाता है। इस डर का सामना युवा कैसे करे? डराया जाता है। प्रशांत, ब्रिटिश हुकूमत ने मुझे भी आतंकवादी और खतरनाक मुजरिम कहा था। डर उस सिस्टम को लगता है जिसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हो। याद रखो, जो समाज या जो सत्ता सवालों से डरने लगे, समझ लो कि वो अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर तुम्हारा नेता, तुम्हारा धर्म या तुम्हारा सिस्टम तुमसे यह कहता है मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करो, सवाल मत पूछो, तो समझ लेना कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तर्क यानी लॉजिक इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी जंग मत लगने देना। आज के युवा को धर्म और राजनीति के नाम पर आपस में बहुत आसानी से लड़ा दिया जाता है। जहां उसे अपने रोजगार, अपनी शिक्षा और अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, वहां वो सदियों पुरानी बातों को लेकर सड़कों पर लड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? यह सबसे बड़ा जहर है प्रशांत। जब राजनीति के साथ धर्म की चाशनी मिला दी जाती है तो युवा नशे में आ जाता है। उसे लगता है कि वो अपने धर्म या जाति को बचा रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक मोहरा बन होता है उन लोगों के हाथों में जो सत्ता के मजे ले रहे हैं। तुम्हें लड़ाने वाले नेताओं के बच्चे विदेशों की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और तुम यहां सड़कों पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हो। क्या यही तुम्हारी जवानी का मकसद है? यह बात हर युवा के दिल तक पहुंचनी चाहिए। अगर हमें वाकई में आजाद होना है तो सबसे पहले हमें अपनी अक्ल पर पड़े इस अंधभक्ति के ताले को तोड़ना होगा। बिल्कुल, हर उस बात पर शक करो जो तुम्हें बिना सबूत के बताई जाती है। पढ़ो, तर्क करो और फिर फैसला लो। जो इंसान खुद नहीं सोच सकता, वो किसी भी तानाशाह का गुलाम बनने के लिए तैयार है। ज्ञान और तर्क ही वो रोशनी है जो अंधविश्वास के इस घने अंधेरे को चीर सकती है। भगत सिंह जी, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो आज हर घर की परेशानी है। आज का युवा दिन रात मेहनत करके डिग्रियां हासिल कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर बाजार में निकलता है तो उसे सिर्फ बेरोजगारी और निराशा ही मिलती है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी खोट है? खोट? प्रशांत, यह पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि तुम कभी आजाद सोच वाले इंसान बन ही न सको। मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, उसका मकसद भारत में क्लर्क या बाबू पैदा करना था जो बिना सवाल किए हुक्म बजाएं। आज इतने सालों बाद भी क्या बदला है? प्रशांत, तुम खुद एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो। तुमसे बेहतर इस खोखलेपन को कौन समझेगा? आज स्कूल और कॉलेज सिर्फ रट्टा मारने की मशीनें बन गए हैं। वे तुम्हें एक अच्छी नौकरी का नौकर बनना तो सिखाते हैं, लेकिन एक अच्छा, जागरूक और साहसी इंसान बनना नहीं सिखाते। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं। एक युवा को लगता है कि अगर उसे एक सुरक्षित नौकरी मिल गई तो उसकी जिंदगी सफल हो गई, लेकिन इस चूहे बिल्ली की दौड़ में
वो अपने असली हुनर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है। यही तो सबसे बड़ी साजिश है। जब युवा की सारी ऊर्जा सिर्फ अपना पेट पालने और एक नौकरी ढूंढने में खर्च हो जाएगी, तो वो देश और समाज के बारे में कब सोचेगा? वो व्यवस्था से सवाल कब करेगा? आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और जो रोजगार नए हैं उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास देश की आधी से ज्यादा दौलत है और आम इंसान महंगाई में पिस रहा है। यही वो सिस्टम है जिसे हम बदलना चाहते थे। तो फिर रास्ता क्या है? आपने अपने समय में असेंबली में बम फेंका था ताकि बहरों को सुनाया जा सके, लेकिन आज 2026 में इंकलाब या क्रांति का असली मतलब क्या है? आज का युवा इस भ्रष्ट और शोषक व्यवस्था को कैसे बदले? प्रशांत, आज बम फेंकने या पिस्तौल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इंकलाब का मतलब खून खराबा नहीं होता। इंकलाब का मतलब है अन्याय पर टिकी हुई पुरानी व्यवस्था को उखाड़कर एक नई न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। आज का हथियार है तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वोट, तुम्हारी कलम और तुम्हारा ज्ञान। यानी आज की क्रांति सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे काम के तरीके में आनी चाहिए। 100% आज की क्रांति है अन्याय को सहने से इनकार कर देना। जब एक शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को धर्म या जाति के बजाय इंसानियत और समानता का पाठ पढ़ाए, तो वो एक क्रांति है। जब एक युवा नौकरी न मिलने पर खुद को कोसने के बजाय सरकार की गलत नीतियों से सवाल करे, तो वो भी एक क्रांति है। जब तुम इस झूठे सोशल मीडिया से बाहर निकलकर किसी गरीब के हक के लिए आवाज उठाओ, तो वही असली इंकलाब है। भगत सिंह जी, आज की यह बातचीत सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि 2026 के हर भारतीय के लिए एक वेकअप कॉल है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते आज के इस भटके हुए, निराश और सिस्टम में उलझे हुए नौजवान को आप क्या सीधा संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत, मेरा संदेश बहुत सीधा है। किसी भी इंसान, नेता या विचारधारा की आंख बंद करके जय जयकार करने से पहले अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करो। मेरी सबसे पहली सलाह है, पढ़ना शुरू करो। इतिहास, दर्शन और सच्चाई की उन छिपी हुई किताबों को ढूंढ कर पढ़ो जो तुम्हारे अंदर सवालों की आग पैदा कर सकें। जब तक तुम साहित्य और दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारी सोच का दायरा बड़ा नहीं होगा। यानी सही मायने में ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, ज्ञान के बिना कोई इंकलाब नहीं आ सकता। मेरी दूसरी सलाह है, तर्क करो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है या किसी बड़े आदमी ने कही है। उस पर सवाल उठाओ। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने हकों के लिए निडर होकर लड़ना सीखो। याद रखना प्रशांत, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगर तुम अपने लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए और एक बेहतर समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो तुम्हारा युवा होना बेकार है। उठो, सवाल पूछो और इस देश के असली वारिस बनो। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी, आपके इन शब्दों ने सच में दिल के अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी युवा आज इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। हमारे साथ जुड़ने और हम सबकी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद ए आजम।